नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 12 पर कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि रिसर्च इकोसिस्टम में अवरोध को पहचान कर दूर करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF के शासी बोर्ड की पहली बैठक बुलाई। ANRF की परिकल्पना देश में विज्ञान और इंजीनियरिंग रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक वित्त पोषण निकाय के रूप में की गई थी। इसकी परिकल्पना मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था से एक कदम आगे के रूप में की गई और इसका उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों को अनुसंधान निधि को प्रोत्साहित करना एवं बुनियादी अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वित्त पोषण में निजी उद्योग को अधिक सक्रिय रूप से भाग लेना है। ANRF का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए का फंडिंग यानी कोष स्थापित करना है, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए गैर सरकारी स्रोतों यानी नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज से आएंगे, बाकी गवर्नमेंट सोर्सेज से आएंगे। चालू वित्त वर्ष के लिए ANRF को केंद्रीय बजट में 2,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रिसर्च मौजूदा समस्याओं के नए समाधान खोजने पर केंद्रित होना चाहिए। समस्याएं चाहे ग्लोबल हो सकती हैं, लेकिन उनका समाधान, उनका सॉल्यूशन भारतीय जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बड़े लक्ष्य तय करने चाहिए, उन्हें पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने विशेषज्ञता के आधार पर विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करने का भी सुझाव दिया। अटल टिकरिंग लैब्स की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि इन लैब्स की ग्रेडिंग की जा सकती है। ANRF ने इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर सेल, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और चिकित्सा टेक्नोलॉजी, कृषि जैसे कई क्षेत्रों में रिसर्च करने का निर्णय लिया है। गवर्निंग बॉडी ने यह भी कहा कि ANRF रणनीतियों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। रिसर्च के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पे रिटायर्ड विज्ञानियों और प्रोफेसरों को मेंटर के तौर पर नियुक्त करने की तैयारी की जा रही है। अगली न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 9 पर कवर किया था। हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह थी कि ओवेरियन यानी डिंब ग्रंथि कैंसर सबसे घातक स्त्री रोग है। अक्सर इसे साइलेंट किलर के रूप में कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण नॉन स्पेसिफिक यानी गैर विशिष्ट होते हैं और कम गंभीर स्थितियों का भेष बदल कर रूप ले लेता है। ये जो लेट डायग्नोसिस यानी देर से निदान और खराब रोग निदान यानी प्रोग्नोसिस की ओर ले जाता है। भारत में ओवेरियन यानी डिंब ग्रंथि का कैंसर शीर्ष 3 कैंसरों में से एक है, जो सभी महिलाओं के कैंसर का 6.6% का योगदान यानी कंट्रीब्यूशन करता है। वर्ष 2022 में भारत में डिंब ग्रंथि के कैंसर के 47,333 नए मामले और 32,978 मौतें हुई। ये चौंकाने वाले आंकड़े बीमारी की गंभीरता को उजागर करते हैं। डिंब ग्रंथि के कैंसर के कम ज्ञात पहलुओं को समझना रोकथाम, अर्ली डिटेक्शन और उपचार के प्रयासों को बढ़ा सकता है, जिससे रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को उम्मीद मिल सकती है। नए कैंसर के विपरीत डिंब ग्रंथि के कैंसर में सूजन, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द, भूख न लगना, शीघ्र ही पेट भरा हुआ महसूस होना और पेशाब करने या तत्काल बार बार पेशाब की आवश्यकता महसूस करना जैसे अस्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसका उपयोग आमतौर पर रजनोवृत्ति के लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है, को डिंब ग्रंथि के कैंसर के उच्च जोखिम से जोड़ा गया है। भले ही इसका उपयोग 5 वर्ष से भी कम समय के लिए किया गया हो, ये सीरियस बीमारी के रूप में उभर रही है। आवश्यकता है यहाँ पे ध्यान देने की। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 10 पर कवर किया था। IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए भारत के पास 4 सूत्री सिद्धांत यानी 4 पॉइंट प्रिंसिपल है। भारत इन 4 सिद्धांतों में विश्वास करता है कि यह शांति का समय होना चाहिए। युद्ध का कोई समाधान युद्ध के मैदान में नहीं होगा। किसी भी सफल शांति प्रक्रिया के लिए यानी पीस प्रोसेस के लिए रूस को बातचीत की टेबल पर आना ही चाहिए और भारत संघर्ष के समाधान का रास्ता खोजने की कोशिश में कंसर्न और एंगेज्ड है। जर्मन विदेश मंत्री एन्ना-लेना बैरबॉक के साथ द्विपक्षीय बैठक में जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष, गाजा संघर्ष और भारत जर्मनी सहयोग पर भी चर्चा की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करने और प्रवासन यानी माइग्रेशन, सैन्य साझेदारी और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने सहित भारत जर्मनी संबंधों को बढ़ाने के बारे में भी बात की। चीन के साथ चल रहे तनाव के बावजूद भारत विशिष्ट क्षेत्रों में कंडीशन यानी शर्तों के साथ व्यापार के लिए ओपन है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 12 पर कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि RGGBY यानी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के विश्लेषण से पता चलता है कि बिजली की पहुंच से बड़े आबादी वाले ग्रामों को कम घरों वाले ग्रामों की तुलना में डिस्प्रपोर्शनेटली यानी अनुपातहीन रूप से अधिक लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम भारत में लगभग 4 लाख
ग्रामों तक बिजली की पहुंच प्रदान करने और इसमें सुधार करने के लिए वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। शिकागो विश्वविद्यालय और मैरीलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के विश्लेषण में यानी एनालिसिस में यह कहा गया है कि 300 से कम की जनसंख्या वाले ग्रामों को 1000 लोगों की तुलना में सीमित लाभ मिला, लेकिन 2000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में लाभ ड्रामेटिकली रूप से बढ़ गया है। क्या आप जानते हैं, ग्रामीण घरों तक बिजली की पहुंच प्रदान करने एवं सभी ग्रामों का विद्युतीकरण करने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम यानी नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की परिकल्पना की थी। इस योजना का उद्देश्य सभी अविद्युतकृत ग्रामों आवासों तक विद्युत का पहुंचाना था, विद्युतीकरण करना था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर, और ये स्पेस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि स्पेस एक्स ने अपना साहसिक पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया, जो गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा यानी नॉन प्रोफेशनल स्पेस ट्रैवलर द्वारा ये पहली स्पेस वॉक के लिए 4 सदस्यीय नागरिक चालक दल को लेकर एक बहुदिवसीय कक्षीय अभियान है। शिफ्ट 4 पेमेंट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेरेड स्कॉकमैन के नेतृत्व में चालक दल का लक्ष्य आधी सदी से भी अधिक समय में भी किसी भी अन्य मानव युक्त मिशन की तुलना में अंतरिक्ष में अधिक गहराई तक उड़ान भरना है, जो 1400 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा। स्पेस एक्स ने ट्विटर, जिसका पहले नाम होता था एक्स, पर ये इसकी तस्वीरें पोस्ट की हैं। मिशन का मुख्य आकर्षक पहला स्पेस वॉक होगा जिसमें पूरी तरह से गैर पेशेवर का जमावड़ा यानी समावेश होगा, जो हेड अप डिस्प्ले, हेलमेट, कैमरा और एक एडवांस ज्वाइंट मोबिलिटी सिस्टम से सुसज्जित स्लीक नव विकसित स्पेस एक्स ईबीए यानी एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी सूट पहने हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। स्पेस एजेंसी का मिशन है, तो तैयार रहिएगा ये आप लोग। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था, इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार यानी 10 सितंबर 2024 को सोयाबीन के एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मौजूदा 4000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4800 रुपए प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, जो देश के 50% से अधिक उत्पादन करता है और इसे सोयाबीन राज्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 5 पर कवर किया था और ये भी इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG के तहत ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन यानी स्वतः बहिष्करण मानदंड में ढील दी गई है, जिसके अंतर्गत 2 पहिया वाहन, मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नाव, फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन रखने वाले एवं प्रति माह 15,000 रुपए तक कमाने वाले परिवारों को अब ग्रामीण आवास योजना का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है, जो पहले अनुमति नहीं दी गई थी। ये मानदंड उन मानदंडों में से थे जो परिवारों को योजना के तहत अयोग्य यानी एलिजिबल नहीं ठहराते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्की छत और पक्की दीवार वाले और 2 से अधिक कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवारों को पहले ही छांट दिया गया था। जो ये कंडीशन पूरी करते हैं उनको प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे गरीब तबके को आवास प्रदान करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सरकार ने लगभग 3 करोड़ आवास निर्मित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। ध्यान रखिएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में सरकारी योजनाओं से क्वेश्चन पूछता रहा है, तो इन सारी कंडीशन को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 15 पर। हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि AMR तब होता है जब रोगजनक एंटी माइक्रोबियल दवाओं की उपस्थिति के बावजूद जीवित रहने के लिए विकसित होते हैं, जिससे उपचार अप्रभावी हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रीजन यानी कारणों की। एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक उपयोग या दुरुपयोग, जिससे प्रतिरोधी सुपरबग्स का विकास होता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट साधारण संक्रमणों को गंभीर कठिन से इलाज वाली स्थितियों में बदल सकता है, जिससे हॉस्पिटल में रहने वाली अवधि और ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी लागत बढ़ जाती है हॉस्पिटल की। अब बात करते हैं इसके भारत में वर्तमान स्थिति क्या है। लगातार निगरानी प्रयासों के बावजूद भारत में AMR बढ़ रहा है, ये चिंताजनक स्थिति है। समान प्रतिरोधी रोग जनकों में ई कोलाई, क्लेबेसिएला, निमोनिया और एसिनिटोबैक्टर बाउमानी शामिल है इसमें। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था, इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो
GS3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 11 से 12 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। इस कार्यक्रम की संयुक्त मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की जाएगी। एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन वर्ष 2018 में बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था। क्या आप जानते हैं भारत में सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार यानी एविएशन मार्केट है और वर्तमान में घरेलू सेगमेंट में ये तीसरा मार्केट है। पिछले दशक में भारत में विमानों की संख्या 400 से बढ़कर 800 से अधिक हो गई है और हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 157 हो गई है। सरकार की महत्वाकांक्षी पहल जैसे उड़ान का फुल फॉर्म ही है कि उड़े देश का आम नागरिक ने रीजनल कनेक्टिविटी यानी क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाया है। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।